बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। इसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वो ईज़ प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ बग़ैर किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के नॉलेज के हम अपने ऑपरेशंस को बहुत ही आसानी के साथ और बड़ी से ईज़िली हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने जो थोड़ी बहुत बात की थी वो कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, जिसके अंदर हमने हार्डवेयर के बारे में देखा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूज़र्स के बारे में और उनकी आपस में इंटरेक्शन के बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद हमने कुछ कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर्स देखे थे, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल कोर प्रोसेसर्स, उसके बाद डुअल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हमने बात की थी और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे, जिनके बारे में जानना ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले ज़रूरी भी था और उसको समझना हमारे लिए बेहतर था। तो अब हमारे पास यहाँ से आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को सीपीयू के पास लेकर जाता है और सीपीयू जो है उस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। उसको कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोसेस जो है हमारे पास परफॉर्म होता है। इसमें हमारे पास अगर हम किसी भी प्रोसेसर में हम अगर सिर्फ एक सिंगल यूज़र जो है वो एक सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे तो वो जो सीपीयू है उसको उसकी यूटिलाइजेशन वो नहीं कर सकता, उसको सीपीयू को वो हर वक्त बिज़ी नहीं रख सकता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिंगल यूज़र अगर हम इंटरफेस को देखें तो आपके पास एक यूज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़र जो है किसी कीबोर्ड से कुछ टाइप करना चाहता है। अब ये सीपीयू जो है इंतज़ार कर रहा है कि ये प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करें। अब यूज़र की स्पीड जितनी भी तेज़ हो, ठीक है, हम कहते हैं कि अगर 1 सेकंड के अंदर फॉर एग्जांपल 7 कैरेक्टर्स भी वो टाइप कर लेता है, जो कि बहुत हाईएस्ट स्पीड हो सकती है, तो सीपीयू जो है जब तक ये जो 7 सेकंड्स के अंदर 1 सेकंड के अंदर ये 7 कैरेक्टर्स जब तक ये इनपुट नहीं कर लेता उस वक्त तक सीपीयू जो है वो उसका इंतज़ार करेगा। अब यूज़र इनपुट करने के दौरान में जितना भी टाइम लगाएगा टाइपिंग में, उस दौरान में ये सीपीयू जो है ये आइडल बैठा रहेगा। और इसके बाद जैसे ही यूज़र कोई भी इनपुट देता है और उसे एंटर करता है, सीपीयू उस प्रोसेस को विद इन सेकंड और सेकंड के नैनो सेकंड के अंदर उसको परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के बाद उसकी आउटपुट उसको दिखा देगा। इसके बाद यूज़र दोबारा से कोई दूसरा प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो उसके लिए भी सेम सीपीयू जो है उसको इंतज़ार करेगा जब तक इनपुट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर सीपीयू उसको परफॉर्म करे और उसके बाद आउटपुट जो है वो परफॉर्म किया जाए। तो इस सीपीयू सिंगल यूज़र इंटरफेस के अंदर सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट के अंदर मौजूद है जब तक क्योंकि यूज़र हमारे पास जो इनपुट है उसका रेट बहुत स्लो होता है, बहुत लो है, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो उस दौरान में सीपीयू जो है वो उसकी स्टेट जो है वो आइडल हो जाएगी। सीपीयू अपना टाइम जो है वेस्ट करेगा, आइडल बैठा रहेगा, कोई दूसरे प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसको हम बैच सिस्टम्स भी कहते हैं। ये इसकी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये किसी भी मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम जो है ये हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, बढ़ाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जॉब्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर हम सीपीयू जो है उसको एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम जो है उससे एग्जीक्यूट करवाए जा रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारी जॉब्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं जिसको हम मेमोरी में रखते हैं और उसको बारी बारी हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिकली एक मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, ये हमेशा रैम से ही इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेसेस जो हैं वो सीपीयू की तरफ जाते हैं और सीपीयू से फिर वापस इस रैम में ही इंस्ट्रक्शंस वापस आती हैं और फिर दोबारा ये किसी आउटपुट की तरफ चली जाती हैं। अब इस डायग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीपीयू जो है जॉब 1 को प्रोसेस कर रहा है। अब जैसे ही जॉब 1 को ये प्रोसेस सीपीयू के पास आया, जॉब 1 ने इसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया। इस दौरान में जॉब 1 जो है वो किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वापस चली जाती है। अब सीपीयू जो है इस वक्त ये आइडल कंडीशन के अंदर मौजूद है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम के अंदर क्या होगा, जिस वक्त जैसे ही जॉब 1 से ये आइडल स्टेट में जाएगा, फ़ौरन ही जॉब 2 जो है वो सीपीयू को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सीपीयू जो है जॉब नंबर 2 को परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जॉब नंबर 3 जैसे ही जॉब नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट कर लिया जाएगा। अब इस दौरान में अगर हमारे पास जॉब नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है तो दोबारा से इस जॉब नंबर 1 को सीपीयू के पास वापस भेज दिया जाएगा और सीपीयू जो है दोबारा से इस जॉब नंबर 1 को कंप्लीट करेगा और उस कंप्लीट होने के बाद जॉब नंबर 4 जो है वो सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। तो बहुत सारी जॉब्स जो होती हैं हमारे पास, सबसेट ऑफ जॉब्स मौजूद होती हैं मेमोरी के अंदर। इस मेमोरी से ये जो सारे आपके पास जॉब्स हैं ये बारी बारी सीपीयू को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका जो सीपीयू है वो आइडल कंडीशन में नहीं रहता। जॉब 1 के किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के इंतज़ार के दौरान में सीपीयू जो है वो जॉब नंबर 2 को परफॉर्म कर लेता है और उसके कंप्लीट होने पर जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 4। इससे जो हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। अब हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं जो मेमोरी के अंदर मौजूद होती हैं और जिस तरह हमने अभी भी देखा, तो बारी बारी जो है वो सारे जो टास्क हैं वो मेमोरी से सीपीयू की तरफ भेजे जाते हैं और सीपीयू उनको परफॉर्म करता जाता है। जो एक वक्त में हम सिर्फ एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो अगर हमारे पास बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी तो उसके लिए एक जो है जॉब शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन सी जॉब जो है किस वक्त एग्जीक्यूट होगी। और जब ये जॉब किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट करेगी तो दूसरी कौन सी जॉब जो है वो उसको चलाया जाएगा। और अगर वो किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का इंतज़ार करती है तो तीसरी कौन सी ऑपरेशन होगी। और अगर इस दौरान में वापस वो आ जाता है तो उसको कैसे वापस लाया जाएगा, इसे हम जॉब शेड्यूलिंग कहते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि उसने किस ऑपरेशन को लेकर जाना है और किस ऑपरेशन को वापस लेके आना है। और इस दौरान में जब हमारे पास एक जॉब से दूसरे जॉब की तरफ जाते हैं तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्विचिंग करता है एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ, दूसरी से पहली की तरफ या पहली से तीसरी की तरफ स्विचिंग जो है वो आपके पास चलती रहती है। इसमें हमारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट आता है वो मल्टी शेयरिंग का आ जाता है। मल्टी शेयरिंग यहाँ से मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है कि इसके अंदर आपके पास सीपीयू जो है, बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं और सीपीयू जो है वो सारी जॉब्स को एक साथ ही चला रहा होता है। और बेसिकली सीपीयू क्या कर रहा होता है कि हर यूज़र को उसके थोड़ा सा टाइम के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। अब क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो हर यूज़र को वो कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो एलोकेट किया जाता है। तो जितने भी यूज़र्स काम कर रहे होते हैं वो उस वक्त यही समझ रहे होते हैं कि सीपीयू जस्ट सिर्फ उनके ही प्रोसेस को रन कर रहा है या उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जो आपके पास होता है इसे हम टाइम शेयरिंग कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स एक साथ जो है उसको अपने जॉब्स को वो शेयर कर रहे होते हैं और सीपीयू जो है इसी मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से ही सारे प्रोसेसेस को एक साथ जो है वो टाइम दे रहा होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए उसका जो रिस्पांस टाइम है वो आपके पास 1 सेकंड से कम होता है। आप यानी इनपुट अगर आउटपुट किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर वो जॉब इंतज़ार करना शुरू कर देती है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद जो उसका रिस्पांस टाइम है वो सीपीयू का लेस देन 1 सेकंड होता है।
तो मेमोरी के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो भी आपके पास प्रोसेस मेमोरी के अंदर प्रोग्राम मेमोरी के अंदर मौजूद होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस मेमोरी के अंदर मौजूद हों तो उसके लिए हमें शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, जिसमें डिसाइड करना कि किस वक्त कौन सा प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास जाएगा और इस आइडल टाइम के दौरान में कौन सा जो प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास इसमें जो मेमोरी होती है वो बाज़ दफ़ा हम इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास जॉब्स इतनी ज़्यादा मेमोरी में आ जाती हैं कि आपके पास जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं या सारी जॉब्स जो हैं वो उस मेमोरी के अंदर नहीं आ रही होती। तो उसके लिए हम स्वैपिंग का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैपिंग का प्रोसेस करता है। स्वैपिंग के अंदर बेसिकली आपके पास यहाँ पर हम आप एक मेन मेमोरी देख रहे हैं, इसकी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट के अंदर हम इसके अंदर प्रोसेस को हम डाल सकते हैं। ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है जिसकी स्टोरेज ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2 इस वक्त मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है और ये दोनों प्रोसेसेस से ही ये मेमोरी इस वक्त फुल हो चुकी हुई है। तो जैसे ही मेन मेमोरी प्रोसेस नंबर 1 को एग्जीक्यूट कर रहा होगा और इसके साथ ही हमारे पास प्रोसेस नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस नंबर 1 गोज़ फॉर इनपुट आउटपुट वेट। प्रोसेस नंबर 1 किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जैसे ही यहाँ से इंतज़ार करेगा तो स्वैपिंग क्या करे, स्वैपिंग की मदद से इस इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से उठा के सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ भेज दिया जाएगा, ताकि जो प्रोसेस नंबर 3 जो इस लिमिटेड मेमोरी की वजह से प्रोसेस नंबर 3 इसके अंदर नहीं आ सकता था, इस प्रोसेस नंबर 3 को इसके अंदर लोड किया जा सके। अब जैसे ही प्रोसेस नंबर 3 यहाँ पर लोड होगा और प्रोसेसर जो भी प्रोसेसर या 2 या 3 जिसको भी प्रोसेस कर रहा है उसको प्रोसेस करेगा। इस दौरान में जैसे ही प्रोसेस नंबर 1 उस इनपुट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद वापस आएगा तो दोबारा से प्रोसेस नंबर 3 को स्वैप आउट कर दिया जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ और प्रोसेस नंबर को स्वैप इन किया जाएगा मेन मेमोरी के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स इसलिए करना पड़ता है कि आपके पास जो मेन मेमोरी होती है बेसिकली वो हमारे पास ज़्यादा नहीं होती या इतनी बड़ी मेमोरी नहीं होती कि हम सारे के सारे प्रोसेसेस को एक साथ ही हम मेन मेमोरी के अंदर रख सकें और वो सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ जो है वो एग्जीक्यूट हो सकें। इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ऐसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जिसका जो साइज़ होता है वो हमारे पास एक्चुअल मेमोरी से भी बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 GB की रैम लगी हुई है और आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 2 GB की मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्योंकि हमारे पास मेमोरी 1 GB की है तो जो CPU है उसको नहीं चला सकेगा। लेकिन वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, आपकी वर्चुअल मेमोरी जिस मेमोरी को हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जो कि हमारी असल मेमोरी से जो है वो छोटी है, तो वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि आपके जो लार्जर प्रोग्राम्स हैं जो आपकी मेमोरी से छोटे हैं उनको भी बड़ी आसानी के साथ इस मेमोरी के अंदर वो लोड कर लेता है और उसको बड़ी आसानी के साथ वो इसके अंदर एग्जीक्यूट करता है और चला देता है। इसके लिए हम जो है वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल की जाती है कि आपके पास फ़िज़िकल मेमोरी जो है वो थोड़ी है और इसके लिए एक हम लॉजिकल मेमोरी जो है वो क्रिएट की जाती है जिसकी मदद से इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके अंदर पहुँचा दी जाती है।